ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे कलाकार को जो संगीत और कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में अरुणाचल प्रदेश में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। हमारे आज के मेहमान है यामी पुरी एमी, जो एक प्रतिभाशाली सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंटेंट क्रिएटर है। तो जानते हैं इस म्यूजिकल जर्नी में यामी पुरी के बारे में और भी बहुत कुछ। यामी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं कि आप एक सिंगर हो, सॉन्ग राइटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, लेकिन ये जो आपके बारे में ब्रीफ में अगर मैं यामी पुरी के बारे में जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगी? मैं बोलूँगी कि वेरी सिंपल और स्वीट एंड अ हार्ड वर्किंग गर्ल। जी, हार्ड वर्किंग सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया मुझे। जी। नहीं, स्वीट भी हो, सिंपल भी हो, हार्ड वर्किंग, क्योंकि इट मैटर्स। तो जब बात करते हैं यामी पुरी को, ज्यादातर लोग एक ब्लॉगर के तौर पे जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आप एक सिंगर हैं, आप एक सॉन्ग राइटर हैं। अरुणाचल प्रदेश में सॉन्ग राइटर तो थोड़ा हटके होता है, ये कैसे हुआ? सॉन्ग राइटर, पहले तो मैं खुद को उसमें भी बहुत ज़्यादा सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि उसमें भी एक बहुत आपका पर्टिकुलर आपको सोच समझ के किस तरह से मतलब लिखने पर इंसान को अच्छा तरीका से मतलब आप बेस्ट वे में डिलीवर कर सकेगा, समझ में जो आएगा वो हिसाब से करना होता है राइटर का भी, है ना। तो उसी वजह से सॉन्ग राइटर जब बोलते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी है ना, वो आ जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगता है। तो उसी वजह से मैं खुद को हार्ड वर्किंग बोलती हूँ, क्योंकि अपने लैंग्वेज में स्पेशली मैं लिखती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने लैंग्वेज को भूलते ही जा रहे हैं। तो मेरे तरफ से एज ए सिंगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ सोसाइटी को भी, कि अपने लैंग्वेज को भी किस तरह से प्रिजर्व करना है। तो मैं अपनी सॉन्ग राइटिंग के थ्रू और सिंगिंग के थ्रू से मैं इसे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और बाकी मेरे जो यंगर जनरेशन से उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, तो जब आपको कोई ये सॉन्ग राइटर है इस हिसाब से आपको आइडेंटिटी मिलती है तो आपको कैसा फील होता है? फिलहाल तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो एज ए सॉन्ग राइटर उस टाइटल के लिए मुझे लोग नहीं जाना गया है और जान नहीं रहे हैं, आई गेस। मुझे ज़्यादातर मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्लेरिफाई भी करूँगी कि ज़्यादातर मुझे लोग सिंगर के नाम से ही जानते हैं, बाद में जाकर फिर व्लॉगर ना, उसके बाद जाकर अभी मैं खुद बोलने लगी हूँ कि मैं एक सॉन्ग राइटर भी हूँ, क्योंकि मैंने लिखना शुरू कर दिया है और अभी मैं खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ। उसी वजह से ये टाइटल मैं खुद को सबसे पहले दे रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि बाकी बाद में लोग भी मुझे उस सॉन्ग राइटर के टाइटल से भी जाने जाएंगे। जरूर जानेंगे क्योंकि जिसे अभी बहुत लोग जानने लगे हैं। और आपने कहा कि लोग ज्यादातर मुझे एज ए सिंगर के तौर पे जानते हैं, तो मैंने कहा कि ये एक म्यूजिकल इंटरव्यू, म्यूजिकल प्रोग्राम, तो कुछ बजा ही दीजिए। अच्छा, श्योर। सबसे पहले मैं बजाकर नहीं लेकिन गाकर एक अपना बजाकर गाकर सुना दीजिए। जी, बिल्कुल। मेरा एक रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग ड्रॉप किया है जो कि बहुत रोमांटिक वाला एक सॉन्ग है, हासी गादू करके। लास्ट महीने मैंने ड्रॉप किया था मेरा अपना चैनल में, यामी पुरी एमी में चैनल, यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड करा है। तो उसे मैं गुनगुना देती हूँ 2 लाइन, उसके बाद मैं बजाकर आपको हिंदी सॉन्ग्स भी सुना देती हूँ जी। तो ये रोमांटिक सॉन्ग है, जैसे कि मुझे किसी के ऊपर क्रश है तो वो क्रश के टाइम पे किस तरह से हलचल मचती है दिल में, पेट में तो उसी के ऊपर है ये। तो ये कुछ इस तरह से है। Songo beda suguya, Jenny beda suguya, Mangar mangatana hoguaing ba rosaguda. Ngahagu bataya, alamaba maya, Akayo sagu ngaku subaya mangdalaka. Betanggu maka acugu ka mangserku masuguda. Hey serku bolo aduko ko berkedalaka. Mangu siro manga alaya panaguda. I wanna know you, I like you, beda saguda. La 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 ngogasi gadu. La 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 when I see you. La 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 ngogasi gadu. La 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 la
when I see you, कुछ इस तरह से। बहुत खूब। जैसे हमने इंट्रोडक्शन राउंड में कहा था कि आप स्वीट हो, अब इससे झलक ही गया कि स्वीटनेस आपके वॉइस में जो स्वीटनेस है। आप सुन रहे हैं आज के मेहमान, और आज के जो हमारे मेहमान हैं सॉन्ग राइटर, सिंगर और कंटेंट क्रिएटर यामी पुरी को। सिंगिंग की शुरुआत आपकी कैसी हुई? मैं जब हॉस्टल में थी बचपन में, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली, बचपन इतनी छोटी थी कि मुझे इतना वो स्कूल टाइम का इतना मेमोरी मेरे पास नहीं है, बट एक विविडली ना एक जो मेमोरी मैं याद कर पाती हूँ वो ये है कि इवनिंग असेंबली करके हुआ करता था, जिसमें हमारा जो हॉस्टल वार्डन सर जो हैं मुझे सबके सामने खड़ा कर दिया जाता था, और वही मैं खड़ी होकर तो मैं ये हवा कहती है क्या ऐसे करके मैं गुनगुनाती थी यही बस गाने को। तो आई थिंक दे नो मेरा सिंगिंग का ये जो है शुरू हुआ बहुत पहले से ही, जब मैं खुद भी मुझे समझ नहीं था कि मैं गा सकती हूँ, तभी से ही, क्योंकि वो हमारा प्रिंसिपल और या फिर मेरे जो क्लासमेट या मेरे एल्डर लोग थे वो लोग को शायद अंदाजा लग गया था कि मैं गा सकती हूँ, तभी जाकर मुझे हमेशा इवनिंग असेंबली में खड़ा कर दिया जाता था और मुझे गाने दिया जाता था। और बाद में जाकर बड़े होते होते मैं चर्च जाने लगी, और चर्च में मैं कॉयर मेंबर के रूप में मैं गॉड को सर्विस देने लगी, एंड उसी से ही मेरा सिंगिंग का एक्चुअल मतलब डेवलपमेंट और सिंगिंग को एज अ लाइक इंटरेस्टेड वहाँ पे तभी जाकर आने लगी। जी, जैसे अभी आपने एक गाना गुनगुना कर सुनाया, आप अब मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हैं, तो उस गाना को सुनते तो क्या याद आता है? तब मैं याद करती हूँ, उसमें एक सुनतो भैया करके एक थे, उसमें आई डोंट इवन रिकॉल वो कहाँ के थे ना, बट हॉस्टल में हम साथ में थे, वो सुनतो भैया बड़ा प्यार करते थे मुझे ना, और ये गाना मैं उसके लिए डेडिकेट किया करती थी ना, दिस इज सो लाइक रेमिनिसिंग ना मेरे लिए, और क्योंकि उनका नाम भी सुनतो था, और इसमें जो सुनतो मेरी जाना था, तो मैं ये करती थी कि सुनतो मेरी भैया इस तरह से मैं करती थी, यू नो लाइक। जो मेमोरी आपने की बात की बहुत ही बढ़िया है, और किस तरह से इस गाने से शुरुआत आपकी सिंगिंग करियर हुई। लोगों को कैसे मालूम चला कि हाँ यामी पुरी बहुत अच्छा गाती है, इवेंट में बुलाना चाहिए, तो वो किस तरह से हुआ? मुझे लगता है कि ये अरुणाचल आइडल को जाएगा पूरा क्रेडिट जो मैं बोलूँगी, क्योंकि जब मैंने अरुणाचल आइडल पार्टिसिपेट किया बैक इन 2017, तो उसी से ही मेरे जो फैन फॉलोइंग्स आप कह सकते हैं थोड़े बहुत शुरू हो गए तभी से, और ये शो के जरिए मेरी पहचान बनी, वहीं से लोग मुझे पहचानने लगे कि ओह ये गाती हैं और अच्छी तरह से गाती हैं या नहीं गाती हैं, तभी से मुझे लोग पहचानने लगे, और तभी से जाके मुझे शोज़ वगैरह मिलने लगे, बुलाने लगे, अपना लोकल इवेंट्स हो, प्राइवेट इवेंट्स हो और स्टेट के इवेंट्स हो, बड़े से लेके छोटे, वो सब इवेंट्स में मैं तभी से गाने लगी हूँ। नेगेटिव वे में बात करें तो कहते कि कुछ रियलिटी शोज होते जो काम का नहीं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन आपने कहा कि अरुणाचल आइडल ने आपको एक स्टेप दिया आगे बढ़ने के लिए, तो हम बात करेंगे, तो अभी कुछ गुनगुना कर सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं अपनी जो भी अभी सुन रहे होंगे उनके लिए और आपके लिए थैंक यू वेरी मच। तो ये गाना चाहूंगी मैं, तो ये जब मैं गा रही हूँ आप समझ लीजिए कि मैं आप ही को मैसेज जो बोल रही हूँ, है ना। कोशिश करती हूँ मैं। हो मत्था थे को या मैं चल दूं नंगे पाँव कहीं, ऐसी किस्मत हर किसी के हिस्से आते नहीं, नजर उतारूं या मैं कर दूं इसको कैद कहीं, ऐसी उल्फत हर किसी के हक में आते नहीं, मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं तो हो, मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको
देखूं तो सब करे अरे 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 पगला गया है तू, समझ से है परे 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 ये तेरा जादू जादू। ज़हरा जबी से भी हंसी लगती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं तो हो मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं तो हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो। बहुत खूब, बहुत खूब। बार बार बात कर रहे हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्वीट वॉइस। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से गाया और जो वॉइस है मेस्मराइजिंग वॉइस है। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले उन्होंने भी इस वॉइस को, इस गाने को बहुत पसंद किया होगा। यहाँ में अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर की। आप एक ब्लॉगर हैं, तो सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, ब्लॉगर कैसे बनी? ब्लॉगर ना एक्चुअली मेरी यूट्यूब की जो जर्नी है जी, वो बहुत डिप्रेसिंग एक्चुअली होते होते मैंने वो जो स्टेट ऑफ बीइंग में होते होते मैंने शुरू की थी। आफ्टर एक्चुअली जो अरुणाचल आइडल हैं पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे लोग पहचानने लगे, अपने अरुणाचल के लोग तो वैसे भी मुझे प्यार करने लगे थे। फिर जाके मुझे इंडियन आइडल से मुझे कॉल आया, तो फिर मैं यहाँ पर ऑडिशन दिया इंडियन आइडल में। यहाँ पे हमारा ऑडिशन हुआ था ईटानगर कैपिटल में भी। तो यहाँ से जितने भी हमारे जो गाते हैं लोग के साथ में compete करते करते उनको बीट करके मैं गई थी मुंबई। तो जैसे वहाँ पे शो के जरिए कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मैं नहीं गा पाई थी, सिचुएशन कंडीशन कुछ इस तरह से हो गए थे कि मैं नहीं गा पाई थी। तो ये तो टेलीकास्ट हो गया ऑन एयर, मतलब लोग टीवी में देखे तो उनको पता नहीं कि मेरे स्ट्रगल्स क्या हैं। बट देन वो मुझे पूरा बैशिंग करने लगे और सारा ट्रोल करने लगे मुझे बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से कि कहती हूँ मुझे ये दुख लग रहा है कि रेप थ्रेट भी मुझे आने लगे। उतना तक इंटेंस हो गया था ये। तो जिस वजह से मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी ऑब्वियसली मेरे नाकाम रह गई वो उस ऑडिशन पे। लेकिन इंसान पीछे की कहानी को मालूम नहीं होकर जो उन्हें दिखाया गया, जो उन्हें दिखा उसी पे कमेंट पूरी तरह से मेरे ऊपर ट्रोल किया गया, जिस वजह से 4 दीवार के अंदर में बंद रह गई पूरे 6 महीने के लिए। बिल्कुल गायब हो गई मैं। डिप्रेसिंग था वो स्टेज मेरे लिए बहुत ज्यादा। तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया। जिस तरह से अरुणाचल आइडल में मैं अपना कॉन्फिडेंस गेन किया था वैसे ही 0 लेवल तक भी मेरा ड्रॉप हो गया, यू नो। मेरा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल हो, जो भी हो, हर चीज। तो कैसे कैसे करके मेरी मॉम ने मुझे और मेरे जो बड़े भाई हैं, माय बिग ब्रदर, वो दोनों लोग ने ही मुझे सपोर्ट किया और मुझे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं होता है। जिनके साथ अच्छा हो रहा होता है लोग उसी के ऊपर ही उंगली करते हैं, और जो दिखता नहीं है उसका ऊपर कौन भी बात करेगा, कोई बात करेगा भी नहीं। आप दिख रहे हैं तभी आपके ऊपर में भी बात किया जा रहा है, कोई नहीं करके मुझे हौसला दिया गया। तो कैसे कैसे करके बाद में मैं इस सिचुएशन से धीरे धीरे करके उभर के आने के लिए ही मैंने ये जो YouTube चैनल शुरू किया। घर अंदर से ही, 4 दीवारी के अंदर से ही इनिशियली सिंगिंग करने लगी। फिर बाद में जाकर मैं गाँव चली गई थी अपने बस्ती। वहाँ से मैं वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने का ये जो कंटेंट डालने लगी, तो पीपल कुड रिलेट टू इट ना, कि किस तरह से मैं सिंपल लिविंग गर्ल हूँ, किस तरह से वो एक्चुअल मुझे जानते थे कि शो के थ्रू से। वहाँ पे तो मेरे ग्लैमर वाले रूप को देखे दे रहा है, लेकिन अभी जाके टोटली कॉन्ट्रास्ट मेरे रूप वो लोगों को देखने को मिला कि दिस इज सिली विलेज गर्ल। और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जंगल में एक दाव पकड़ के, यू नो, एंड देन लीचेस लोग से झूक से वो सबसे मच्छर लोग से वो जूझ रहे हैं। वैसे वो लोगों को मेरा साइड देखने को, तो कहीं ना कहीं मेरा अलग वाला वो जो ऑडियंस जो मुझे मिलने लगे,
शुरुआत मुझे सिंगिंग वाले ऑडियंस मिले थे, फिर बाद में जाके ये नॉर्मल जो लाइव हैं जो सिंगिंग से भी शायद रिलेटेड नहीं है, वो बाकी के जो इस तरह के ऑडियंस मुझे मिलने लगे, तो मैं ना वहां से व्लॉगिंग जो शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, सिंगिंग का वो जो भूत का सवार वो तो मेरे जहन अंदर में है, लाइक इट इज इन माई ब्लड एक्चुअली। तो मेरी माँ भी गाती हैं, तो उनका जीन मुझे पास हुआ, तो आई फील लाइक वो मेरी है अंदर वो चीज़। तभी जाके मुझे दिल से बड़ा इच्छा हुआ कि अरे मैं बहुत गायब हो रही हूँ, अभी मेरे इतने अच्छे फॉलोवर्स मुझे व्यूअर्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना सिंगिंग का टैलेंट भी इन सभी को दिखाऊं कि एक्चुअल में अच्छा गाती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि एक शो में मैं बुरी कर गई तो डजंट मीन कि मैं बुरी हूँ, है ना। तो मुझे ये ख्याल आया, तभी जाके मैं कवर सॉन्ग्स बनाने लगी, और वैसे वैसे अगेन फिर मेरा और भी ज़्यादा वापस से वो सिंगिंग को के थ्रू से मुझे जो जानते थे वो लोग भी फॉलो करने लगे। तो 2 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस मुझे मिलने लगे, एक तो व्लॉगिंग को पसंद करने वाले जो सिंपल विलेज गर्ल हैं उसको पसंद करते हैं वो, और एक जो मुझे जो सिंगिंग करते हुए पसंद करते। तो ये दोनों ऑडियंस को ही अभी तक मैं मेंटेन करके वो दोनों को ही करने की कोशिश कर रही हूँ, तभी से शुरू हुआ। तो यामी अपने ये भी बताया कि किस तरह से एक हार ने आपको तोड़ दिया था, बट कहते ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो आपने इस डिप्रेशन से भी उबर कर अब बहुत खुश मिजाज रहती है। तो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो हमें खुद लड़ना होता है सबसे पहले। तो जैसे अभी आपने कहा कि आपको 2 तरह के ऑडियंसेस है, एक तो जो नॉर्मली जो जिस तरह से हम लोग हैं, और एक जो है पर्टिकुलरली म्यूजिकल जो फील्ड को पसंद करते हैं, जो म्यूजिक फील्ड से हैं। बैलेंस किस तरह से करती हैं? तो बैलेंस मैं इस तरह से करने की कोशिश करती हूँ, कभी मैं गाना का वो जो गाकर गुनगुना कर डाल दिया करती हूँ, वो भी उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से। मैं उनको पूछती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, कौन सा गाना है मैं आपके लिए गाऊं। अगर वो जो कमेंट करते हैं, मेरे से जो हो पाता है वो मैं गाकर उन सभी को, है ना, वो सुनाती हूँ। और कंटेंट तो मैं आजकल भी अपने डेली लाइफ से रिलेटेड जुड़े हुए जो भी हैं, क्योंकि अभी मैं गाँव में नहीं रह रही हूँ, तो जो भी अपने डेली लाइफ के हैं उसका व्लॉग बनाकर मैं अपलोड करती हूँ, ताकि डे टू डे लाइफ से जो भी है मेरे पर्सनल लाइफ से भी हो, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंसेस जो हैं जुड़े रहे मुझसे। तो इस तरह से मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। अभी तक ज्यादातर कौन से रिक्वेस्ट आए हैं? एक्चुअली अभी तक मुझे लोग अभी तो जाकर वेरी अमेजिंगली मैं कहूँगी मेरे खुद के जो ओरिजिनल सॉन्ग्स के रिक्वेस्ट आते हैं। जैसे कि लास्ट मैंने अक्टूबर में एक सॉन्ग रिलीज किया था मुलुगा मोकू करके। तो जैसे मेरा प्रोफेशन अभी एज ए सिंगर में जगह जगह अरुणाचल के एवरी न्यूक एंड कोना में ट्रैवल करती हूँ, हर फेस्टिवल्स, हर हमारे ट्राइब्स के फेस्टिवल्स में मैं विजिट करती हूँ, मतलब उनके फेस्टिवल्स में विजिट करती हूँ। तो मुझे ये मौका मिल गया कि अरुणाचल को भी देखने का है ना। तो ऐसे देखते देखते आई वॉज सो मच इन ओ कि मुझे इतना मेस्मराइजिंग वो फील हुआ कि हमारा अरुणाचल कितना सुंदर है ना। तो ये सिंगिंग करते करते मुझे एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल गया, और एक्सप्लोर करते करते ये जो मेरे दिमाग में भी ये जो आइडियाज म्यूज हम जो कहते हैं वो भी आ गया, जिस वजह से मैंने इसके ऊपर गाना लिखा मुलुगा मोकू करके, जो हमारा देश करके मीनिंग जो है। तो ये करके मैंने उसके ऊपर गाना बनाया था, तो ये काफी वायरल भी चला गया था। तो जिस वजह से इसके रिक्वेस्ट आजकल तो ज्यादा आते हैं कि जब भी मैं शोज वगैरह करती हूँ तो भी मुलुगा मोकू को गा दीजिए, ऐसा करके लोग से रिक्वेस्ट आते हैं। तो हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए ये गाना गुनगुना दीजिए। श्योर ठीक है। वो गाना ऐसे है, सी मुलुगा मोकू ngoluga modia sia ngoluga rango nang poa ngolu amdire boglen koa talo modiga tapang palata bolo sanya ring laba ngolu am gatak nanga कुछ इस तरह से है। प्लीज जाकर स्पॉटिफाई और यूट्यूब में भी जरूर स्ट्रीम कीजिए। यामी जैसे अभी आप हिंदी गाती हैं, ज़्यादातर लोग स्टेज में जाते हैं तो हिंदी गाती है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अपना भाषा में, यानी आप ताकिन डायलेक्ट में लिखती हैं, तो जब अपने भाषा में अपने डायलेक्ट में लिखते हैं सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? ये बात बताने के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखिए
हर ट्राइब में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं जगह जगह गई हूँ ना, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हर एक ट्राइब का अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे गालो का गालो लैंग्वेज है, हमारा तागिन का तागिन लैंग्वेज है, लेकिन जिस तरह से हम उसे अतर करते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारा तागिन में भी क्या है कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, आप कह सकते हैं। जैसे कि ऊपर पार्ट के तागिन हो गया, नीचे पार्ट के तागिन हो गए, है ना। तो हम तो ऊपर पार्ट के तागिन हैं, बॉर्डर एरिया के, लिमिकिंग टक्सिंग साइड के हैं। इवन टक्सिंग के भी अलग से बोलते हैं और हम लिमिकिंग वाले लोग हैं। तो हमारा जो तागिन बोलने के तरीके हैं और टोन है वो अलग हैं। लेकिन जो हमारा फिर नीचे साइड के जो हमारा तागिन है, वो लोग फिर अलग तरीके से बोलते हैं, और डिलीवरेंस और इसको जिस तरह से वर्डिंग को भी कुछ कुछ अलग से बोल। जैसे कि हम लोग अच्छे बोलते हैं तो वो लोग अच्छिन बोलते हैं, अच्छे एंड अच्छिन, तो ऐसे हैं। बट इट इज अंडरस्टैंडेबल है, और लेकिन हम इसी वजह से भी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, अच्छा ये मोया है और ये मायू है करके ना। तो मेरे सबसे बड़े जो अपने जब मैं सॉन्ग लिखती हूँ तो चैलेंज यही होता है कि कौन सा साइड का मैं लिखूं। मैं ज्यादा फ्लुएंट तो अपने साइड से ही हूँ ऑब्वियसली, तो उसी वजह से हमारा लैंग्वेज मैं ऊपर साइड के लिखती हूँ। और जबकि अभी तक के जितने भी सॉन्ग्स हमारा लेजेंड्स लोग भी, जितने भी ताकियो सोके, वो लोग भी जितने भी लिखे हैं, वो लोग नीचे साइड के ही लिखे हैं। तो मैं पहली ऐसी तागिन सिंगर हूँ जो मैं अपने साइड के वहाँ से लिख रही हूँ, ऊपर वाले तागिन लैंग्वेज में। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं जब धुन के थ्रू सॉन्ग्स में जब ये ट्यून में कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ा सा वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके आई बिलीव कि वो लोग अडॉप्ट कर लेंगे, अपने ईयर के थ्रू भी अडॉप्ट कर लेंगे, तो क्या है कि समझ में भी ज्यादा आने लगेंगे। यही सबसे बड़ा मेरा चैलेंज भी होता है। लेकिन इस तरह से करने का भी मेरा अपना एक पर्पस है, क्योंकि एक दूसरे को हम मजाक मजाक में मॉक करते हैं। तुम इस तरह से बोलते हैं, तुम इस तरह से बोलते हो करके हंसते हैं एक दूसरे के ऊपर। तुम्हारा मोया लैंग्वेज इस तरह से है, मायू लैंग्वेज इस तरह से है करके हम एक दूसरे के ऊपर हंसते भी हैं मजाक मजाक में। तो मैं चाहती हूँ कि हंसने की जगह हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ये मेरा मेन मोटिव है इस, ताकि क्योंकि बाकी समय बातों बातों में जब हम बातें करते हैं तो एक दूसरे को मोकिंग करते हैं, लेकिन गाना अगर उसमें बनाया जाए तो धुन तो आपको गुनगुनाना ही पड़ेगा। तो उस तरह से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे की बोली जिस तरह से बोलते हैं उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हो। तो यही मेरा सबसे मेन मेरा मकसद यही है। जी आपने बताया कि चैलेंज क्या है और इसका पर्पस भी क्या है। और फिर कहते हैं ना कि जब म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो समझ में तो आ ही जाते हैं। एज अ ब्लॉगर कहते हैं जब ब्लॉगर कमाता होगा, कमाती होगी, तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट जो कमाई हुई थी इसके बारे में कुछ जानना चाहते। तो यस, बैक इन 2018 और 19 तभी मैंने शुरू किया था अपना ये जो YouTube चैनल। तो इनिशियली तो आपको पेमेंट जो जल्दी नहीं मिलता है, आपका पहले तो 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स रीच हो जाना पड़ता है, तभी जाके आप अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, तभी जाकर आपका चैनल में मतलब एड वगैरह आने लगेगा। तो जिस तरह से एड जैसे जैसे एड वगैरह आएगा वैसे वैसे आपको मिलता है, और जिस तरह से व्यूअर्स आपको आएंगे उसी हिसाब से मिलता है, ऐसा है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत जल्दी मिला होगा, क्योंकि फिर उसकी भी फिर अगेन थ्रेश होल्ड होता है, उसको रीच करना पड़ता है सर्टेन लिमिटेड, कम से कम आपका 100 होना है, उतना तक रीच करने के बाद मिलते हैं। तो 100 थ्रेश होल्ड अगर आपका रीच हो जाता है तब आपको $100 में अगर आप उसको कन्वर्ट किया जाए हमारा इंडियन रुपी में तो अराउंड 7,000 to 8,000 उसके आसपास होता है। तो मैंने उसे भरा कर रखा हुआ था 200 में, है ना, 1000 से 100 से मैंने 200 ऐसे भरा के रखे थे अपना थ्रेश होल्ड, क्योंकि एक साथ में थोड़ा ज़्यादा आए ऐसे सोचकर। तो आई थिंक मेरे फर्स्ट जब मुझे चेक आए थे यूट्यूब के तरफ से तो वो मेरा अराउंड 14 या 20 ऐसे के आसपास मुझे मिले थे। और फिर जाके बाद में फिर बनाया, फिर थ्रेश होल्ड रीच हुए, फिर 27,000 ऐसे करके मुझे मिले। लेकिन इतना तो मैंने कमाई नहीं करा है ये यूट्यूब से, क्योंकि बीच में मैं रुक भी गई थी, अपना कंटिन्यू कर भी नहीं रही थी, तो उसी वजह से भी मेरा इतना यूट्यूब के थ्रू से तो इनकम नहीं हो पाया है। तो वो कुछ एक्साइटमेंट था जब आपको फर्स्ट चेक मिला? डेफिनेटली, और इट वाज मतलब कि ऐसा फीलिंग था कि ओह ऐसा एक्चुअल में होता है वाला ना, और खुद का मेहनत वाला एक्चुअल में, मतलब वो चीज़ जब आपको मिलते हैं तो वो सुकून और वो खुशी जो अलग ही था, इट वाज समथिंग डिफरेंट इन न्यू। जी, हमारे जो सुनने वाले हैं जो ब्लॉगिंग में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आप जो भी काम करे, व्लॉगिंग करे, डेडिकेशन और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये
बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बिना तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैंने किया है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप करना चाहते हो तो बीच में ऐसा फेस आ जाता है कि ओह आप करते करते थक जाते हो और आपको जितना आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको व्यूअर्स और या फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब हम क्या होते हैं कि डिसहार्टन हो जाते हैं एंड देन वी टेंड टू गेट डिस्करेज ना। तो उस समय पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई नहीं, जैसे जैसे आप करते रहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली मतलब वो चीज़ को करेंगे तो कल को कोई ना कोई जाके और आप सफल होंगे ही होंगे। मेहनत करते रहेंगे तो जी सफल होंगे, ऐसा है। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और जी। मेहनत तो जरूरी है ही, जी, जैसे जी। हमने शुरुआत में कहा था कि बिल्कुल। हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यामी इसके बावजूद भी आप एक और काम करती है, वो है जज का। अरुणाचल लिटिल सिंगिंग स्टार की भी जज रही हैं और कर रही हैं, फर्स्ट सीजन से लेकर अभी भी चल रही है। ये किस तरह से मिला आपको? जैसे कि मैंने बोला, जिस तरह से मैं आगे बढ़ती गई और एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं YouTube में ही बहुत अच्छी कर रही थी, जिस वजह से मुझे वो पे चेक्स आने लगे। और तो उस टाइम पे ही मैं YouTube में वो कवर्स वगैरह करती थी, गाने ही गाती थी। तो उसी दौरान आई थिंक ये जो चेयरमैन एंड ये शो के जो हैं अरुणाचल लिटिल सिंगिंग स्टार के, उनके शायद नज़र में भी आ गया कि शायद मुझे काबिल लगा होगा। और क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सिंगिंग रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करके आ चुकी थी और नेशनल लेवल में भी जा चुकी थी, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस था, लगा होगा उन लोगों को ऐसा, तो मुझे उस काबिल समझा होगा, तभी जाके मुझे उन्होंने अप्रोच किया। तो आई फेल्ट रियली प्रिविलेज्ड कि इस तरह से मुझे मौका मिला और मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ में उसे ये काम प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए सोचा। और तभी से उन्हें एक्चुअल में मेरे काम पसंद आए होंगे, तभी जाके अभी ये सीजन 4 है और टिकी हुई है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार और एक बात कही कि कंसिस्टेंसी की, आप में कंसिस्टेंसी है, मेरे में है जी वो। जी। तो सिंगिंग में जिस तरह से आपको जज किया जाता है, पार्टिसिपेट किए क्या था आपने, आपको जज किया जाता था, अब आप जज करती हैं तो क्या डिफरेंसेस पाती हैं? इट फील्स रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जब हम खुद एक एज ए कंटेस्टेंट फील नहीं कर पाते थे, वो भी अभी बेटर वे में समझने लगी हूँ। क्योंकि अब मैं क्योंकि जज करती हूँ और तब समझ में भी आता है कि कंटेस्टेंट लोग को भी जिस तरह से उस टाइप प्रेशराइज होता है, मतलब उस तरह से जो प्रेशर फील होता है वो भी कैसा होता होगा, है ना। क्योंकि उसी वजह से, क्योंकि उस स्टेज से आई हूँ ना, तो मुझे काफ़ी, मैं कहूँगी कि ईजी भी हो जाता है कि हो क्या रहा है, चीज़ को समझने में मुझे बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जब कोई लड़खड़ा जाता है परफॉर्मेंसेस के बीच में तो काफ़ी अच्छी हो जाती है ये समझने में कि वो नर्वसनेस की वजह से हुआ है या एक्चुअल में वो कम तैयारी करने की वजह से हुआ है, उसका फर्क भी मुझे समझने को मिल जाती है। क्योंकि एक्सपीरियंस करने की वजह से ना, जो मेरे वही है मेरा डिफरेंस। और ये तो बस वही है, जज में अभी जो प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि लेकिन आसान तो कहूँगी, आई थिंक जज करने में आसान ज़्यादा रहता है। पार्टिसिपेट जब आप करते हो तो उसमें आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है। ऑब्वियसली जज करने में भी आपका बहुत, क्योंकि आपको बहुत अटेंटिवली सबको सुनना पड़ता है, आपको मार्किंग करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, तो उसमें भी दिक्कत है, उस हिसाब की दिक्कत है। बट इंसान जजमेंटल होते ही वैसे भी नेचुरली, तो वो जज करने में ना आई थिंक आई फील लाइक वो ज़्यादा आसान है। जी। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले फिर चाहेंगे कि आप कुछ बजा कर कुछ गुनगुना दें। ओके ठीक है, मैं आपको एक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ। ये गाना है हरदम हमदम। तो ये भी मैं आपके लिए डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो आप सुन रहे हैं, आप भी लेफ्ट आउट मत फील कीजिए, आपके लिए भी गा रही हूँ मैं। ये ली है मेरी आँखों ने कसम, मैं रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हरदम हर पल हर शब हमदम हमदम। ये ली है मेरी आँखों ने कसम, मैं यार रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हरदम हर पल हर शब हमदम हमदम। ये ली है मेरी आँखों ने। कितना हूँ चाहता, कैसे कहूँ तुझे,
हमेशा हर दम हर पल हर शब हमदम हमदम ये ली है मेरी आँखों ने। कोर्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया बट दिस वाज बहुत स्वीट, बहुत सुंदर गाना। थैंक यू। तो यामी, बात करें आपके जजिंग की, एज ए जज अरुणाचल लिटिल सिंगिंग स्टार की। जब लिटिल सिंगिंग स्टार की बात करते हैं तो उन बच्चों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि वो कुछ बच्चे होंगे, कहाँ कहाँ उनका जो अचीवमेंट रहा है, कुछ सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत प्राउड से आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो अरुणाचल लिटिल सिंगिंग स्टार सीजन 1 के जो विनर थे, मार्कन लोलन है उनका नाम। वो अभी भी सिंगिंग करते हैं, लेकिन वो जब बाद में जाकर हमारे सीजन में विन करने के बाद, विनर बनने के बाद वो नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे भी गया वो, और हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया, और वो काफ़ी आगे तक भी गए। एंड ही इज़ ऑल्सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो क्लासिकल ट्रेंड भी हैं वो, तो वो काफ़ी अच्छा गाता है। एंड आई फील रियली प्राउड कि हमारा शो से बच्चे इतने आगे तक गए और नेशनल लेवल तक भी वो हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट किया। वो भी सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं बल्कि काफ़ी आगे तक भी गए। तो इस तरह से मतलब बच्चे हमारा शो से आते हैं और इस तरह की क्वालिटी हम जज कर पा रहे हैं। जी। तो इट फील्स लाइक रियली, मतलब ये अपने आप में एक अचीवमेंट वाली बात भी मुझे फील होता है। तो उसी वजह से आई फील रियली प्राउड कि हमसे भी ऐसा कुछ हो पा रहा है कलेक्टिवली एज ए टीम। तो ये प्रोजेक्ट के थ्रू हम नया जो बडिंग जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्चुअल में वो काबिल हैं, उन्हें हम परख सक रहे हैं और उसे प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं, उभर के उन्हें देख भी पा रहे हैं और उनसे लर्न भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो इट फील्स लाइक रियली अमेजिंग और ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस। सो आई फील रियली ब्लेस्ड। अरुणाचल प्रदेश के जो पेरेंट्स है, आज उनका जो माइंडसेट है चेंज हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को हर फील्ड में जाने की परमिशन मिल रही है। तो क्या कहेंगे? हमारा जो अभी पेरेंट्स लोग हैं आजकल के, मैं तो कहूंगी वो लोग ना पहले जैसा भी नहीं है। वो जो जहाँ पे आपको सिर्फ स्टडी के लिए ही प्रेशराइज किया जाता था, आजकल के जो मम्मी पापा हैं वो लोग और भी जान गए हैं कि सिर्फ स्टडी के फील्ड में सिर्फ सब कुछ नहीं है। ऑब्वियसली स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप दूसरा कुछ भी प्रोफेशन कल को जाके परस्यू करने वाले हैं, सबसे पहले तो स्टडी ही आता है। तो स्टडी तो फोरमोस्ट वाला और आपका सबसे प्राइमरी वो आपका ड्यूटी है, वो तो करना ही है। लेकिन हमारा पेरेंट्स जो इसके साथ ही साथ बहुत को करिकुलम एक्टिविटीज हो गया और बाकी के जो भी प्रोफेशंस हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा, जैसे कि सिंगिंग ही नहीं बल्कि डांसिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और भी कई सारी चीज में हमारे आजकल के बच्चे को वो पुश करते हैं। तो वो चीज नया देखने को मिलते हैं। और हमारा शो में स्पेशली जो बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, और वो इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि बच्चे के एग्जाम्स भी इवन आ जाए तो भी पढ़ाई को भी अच्छे से कराएंगे, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। तो ये काफी इनकरेजिंग है बच्चे लोगों के लिए। और अगर ऐसा पेरेंट्स हर किसी के हैं तो क्या ही कहने, तब तो हम जरूर आगे बढ़ पाएंगे और हम स्टेट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल भी आई फील लाइक हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे, क्योंकि हम में आई फील लाइक वो पोटेंशियल्स हैं। बट देन वही है कि हमें समझ नहीं होती कि टाइम मैनेजमेंट का, और मुझे क्या अपने आप अंदर में वो काबिलियत है, वो बहुत बिगिनिंग से नहीं परख होता है, बाद में लेट में जाके रियलाइज होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स अगर अभी आजकल के इस तरह के हो रहे हैं, जो अपने बच्चे के अंदर के टैलेंट को भी पहचान रहे हैं और उनके टाइम को भी मैनेज कर दे रहे हैं, तब जाकर बहुत प्रॉपर तरीके से घर में ही उनका ग्रूमिंग हो रहा है। तो उसी वजह से इट फील्स रियली नाइस इस तरह के पेरेंट्स देखकर। तो वही कि आजकल के जो पेरेंट्स है उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव वे में। अब पर्सनल बात करते हैं, जो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल में गाते, तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि हाँ यामी एक गाना गाओ, यामी ये गाना गाओ, यामी ये गाना, कुछ ऐसा कुछ होता है? जी, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे नहीं हैं, बट मैं काम के दौरान अपने जो शूटिंग वगैरह जो मैं करती हूँ उसके दौरान हाँ मुझे काफ़ी सारा मिल जाता है फ्रेंड्स। तो हाँ कभी कभार मैं गा देती हूँ, और जब भी ऑब्वियसली कोई गैदरिंग होता है तो गाना तो बन ही जाता है। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि डेफिनेटली एज ए सिंगर होने से भी सॉन्ग मैं सिंगिंग करती हूँ और मुझे बड़ा पसंद है गाना गाना, बट हमेशा नहीं होता है। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं पीछे ही रहूँ, मैं गाना नहीं चाहती, तब भी गाना ही होता है। ऐसा हाँ डेफिनेटली होता है कि हमेशा। तो इसी बात पे एक बात याद आया, कुछ दिन पहले इंडिया टुडे ने कुछ एक आर्टिकल लिखा था कि यामी पुरी हैज गॉन वायरल। ये कुछ आपने कुछ गाना गाया था कुछ अंताक्षरी के दौरान। जी। तो ये किस्सा क्या था? ये भी अंताक्षरी, ये भी उसी के पर्पज में शूटिंग के लिए घूम रही थी। ये हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट में,
तो ब्यूटीफुल प्लेस तेजू करके हैं, वहाँ पर हम कैंपिंग करने चले गए। शूट हमारा ख़त्म हो गया था, तो हम फ्रेंड्स के और जो हमारा क्रू मेंबर हैं, जो भी हैं, दोस्तों के साथ, बहन भाई लोगों के साथ हम गए थे वहाँ पर। तो करते करते अंताक्षरी शुरू हो गया हमारा और अंताक्षरी में मुझे कोई नहीं हरा सकता है ऐसे करके मैंने कैप्शन पे लिख के पोस्ट कर दिया था, ऐसे ही मजाक में, क्योंकि वो काफ़ी हमारा मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर रहे थे वहाँ पर। बहुत क्वालिटी हमने टाइम स्पेंड किया, तो उसी वजह से मुझे लगा कि पोस्ट कर देना चाहिए, ताकि कल को भी वो वहीं रहे और हमारा एक है ना वापस जा सकूं और उसे याद कर सकूं। उस हिसाब से मैंने उसे अपना फीड में इंस्टाग्राम में अपलोड किया था। तो ये कैसे वायरल हो गया, तो मुझे लगा भी नहीं कि ये वायरल भी चला जाएगा, और मुझे ऑनेस्टली लगा कि ये उस क्वालिटी भी नहीं है कि ये वायरल जाएगा वाला। बट देन कहते हैं ना, आजकल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, और शायद पता नहीं इंसान लोगों को क्या दिखा होगा कि उसमें क्या अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी वायरल चला गया, मिलियंस भी क्रॉस कर गए, 1 मिलियन भी क्रॉस कर गए। कैसा फील हुआ जब आपने देखा अरे ये तो वायरल हो गया? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मुझे बड़ा हंसी आया उस टाइम पे। हैं वो वाला था मेरा रिएक्शन, ऐसे कैसे? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कवर बनाती हूँ, 4-5 दिन प्रैक्टिस करती हूँ, ये छाले पड़ जाते हैं उंगली में, कुछ इस तरह से छाले पड़ जाते हैं। ऐसे मेहनत के जब मैं गाना गाकर अपलोड करती हूँ, वो तो वायरल जाते नहीं है। पर मैं जब ऐसे बैठकर अंताक्षरी खेल रही हूँ, वो भी मजाक मजाक में, पूरा शेबी मैनर में, ऐसे वाले वीडियो वायरल हो जाते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि फिर से गुनगुना कर हमारे सुनने वालों को सुना दीजिए जो अंताक्षरी के दौरान आपने गाई थी। जी वो रेफ्यूजी मूवी के मेरे हमसफर वो गाई थी मैंने जी। ओके। मेरे हमसफर मेरे पास आ, हमें साथ चलना है उम्र भर, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे हमसफर मेरे पास आ, मेरे पास आ। उतना ही गुनगुना। बहुत खूब। तो यामी, अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ने के लिए, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी से ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो सुनिए, और क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत रेयर और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत रेयर चीज़ें, खबरें, और जो आपको सुनना चाहिए वो चीज़ सुनने को मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो सुनिए, और बाकी आसपास के अपने लोगों को भी इनकरेज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो सुनने के लिए जी। तो यामी, आप हमारे स्टूडियो आए और अपने बारे में, साथ ही अपने म्यूजिकल जर्नी और ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे हमारा वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान, और आज की कड़ी में हमारे साथ थी एक प्रतिभाशाली सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंटेंट क्रिएटर यामी पुरी। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ टैलेंटेड पर्सनैलिटी को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।